हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के बायोलॉजी का पेपर था। हम इस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन। हमारे पास पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो उसका अंदर पहला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलिंगिक जनन संरचनाएं हैं। तो हाइड्रा के अंदर अलिंगिक जनन संरचनाएं कौन सी होती है? कलिका। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इसका था यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। तो हमें ये बताना था कि इसके अंदर यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर राइट होगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास आनुवंशिक कोड जो मिथियोनिन का कोटलेखन करता है। तो मिथियोनिन का कोटलेखन कौन सा आनुवंशिक कोड करता है? उसका आंसर होगा AUG। अगला क्वेश्चन है लसिकाभ अंग का उदाहरण है। तो हमें इसके अंदर जो लसिकाभ अंग होते हैं वो बताने थे। तो इसके अंदर एक पूछा गया था हमसे, ऑप्शन ए राइट है, थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो उसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंजाइम जो DNA के खंडों को काटने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रतिबंधन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? मक्का छेदक को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास होता है क्राई फर्स्ट AB। तो इसका ऑप्शन है डी, क्राई फर्स्ट AB राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थानीय यानी कि इन सिटू जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण हमारे पास देखो बाकी तीन हैं, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क। ये तो होते हैं बहिस्थान। तो पहला आंसर है वन्यजीव अभ्यारण्य, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है। वैसे तो इसका आंसर होता है CO2, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में CO2 नहीं है। मेथेन हमारे पास ऑप्शन में है और ये राइट है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है और मेथेन और जो जल वाष्प होती है वो दूसरी गैसेस होती है, लेकिन वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी सेक्शन ए का क्वेश्चन है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है पुंमधु की गुणिता होती है जिसमें खाली जगह क्रोमोसोम होते हैं। तो हमें यहाँ पर पुंमधु यानी कि नर मधुमक्खी, इसकी हमें गुणिता बतानी थी। तो पुंमधु होता है, उसकी गुणिता क्या होती है? ये होते हैं अगुणित, ये अगुणित होते हैं। और जो इनके अंदर गुणसूत्रों के क्रोमोसोम इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर क्रोमोसोमों की संख्या 16 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों के सुअरों को मारकर उनके खाली जगह अंग से निकाला जाता था। तो जो ये इसके अंदर पूछ रहा हमें कि पहले जब इंसुलिन निकाला जाता था जानवरों के, तो कहाँ से निकाला जाता था? तो वो निकाला जाता था अग्नाशय से, अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को खाली जगह कहते हैं। तो इसके उत्पादन की दर को बोलते हैं उत्पादकता। क्या बोलते हैं? उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खाली जगह में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दो। तो पहला क्वेश्चन पूछा बाह्य निषेचन की परिभाषा कीजिए या परिभाषा दीजिए। बाह्य निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम में होती है तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन।
तो ऐसा निषेचन किस में होता है, जो बोनी फिश होते हैं और मेंढक वगैरह होते हैं उनके अंदर बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, और वहाँ पर माध्यम होता है जल, मतलब मादा शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिफ्ट का पूरा नाम लिखो। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इन फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप आर मतलब कि कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले बीजी पादप का फिनोटाइप होगा। तो इसके अंदर जो कैपिटल आर स्मॉल वाई इसका जीनोटाइप होता है हमारे पास गोल हरा। क्या हो जाएगा, गोल हरा। कैपिटल आर में गोल के लिए यूज़ में होता है, और जो स्मॉल वाई होता है वो होता है हरे के लिए यूज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु क्या है। तो पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जिनमें विजातीय जीन या डीएनए उपस्थित होता है, उन्हें बोलते पारजीवी जंतु। जिनके अंदर विजातीय मतलब दूसरा डीएनए या जीन उपस्थित होता है तो उन्हें पारजीवी जंतु बोलते हैं। तो इसका एक उदाहरण भी था कि जो रोजी थी वो प्रथम पारजीवी गाय थी, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोसिन डी एमिनेज का कार्य लिखो। तो इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके अंदर ये प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रतिरक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड के घटकों के नाम लिखो। तो न्यूक्लियोसाइड के घटक क्या होते हैं, पेंटोज शर्करा। न्यूक्लियोसाइड के घटक होते हैं पेंटोज शर्करा। और इसका एक दूसरा घटक होता है नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा होते हैं वो ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसी को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो उसके घटक हो जाएंगे पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय समुद्रों में पाई जाने वाली सील में पाए जाने वाला एक अनुकूलन लिखो। तो जो ध्रुवीय समुद्रों में सील पाई जाती है उसकी जो त्वचा होती है उसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, तो वो क्या उष्मारोधी होती है, वो वसा उष्मारोधी है तो होती है, तो उस परत की वजह से सील के अंदर उष्मा हानि कम होती है और वो ध्रुवीय समुद्रों में रह पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वनोन्मूलन का एक कारण समझाइए। तो उसके अंदर वनोन्मूलन के बहुत से कारण होते हैं, उसके अंदर मेन कारण आ जाता है झूम कृषि जिसे काटोर जलाओ कृषि भी बोलते हैं, जिसे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो इसे समझाना था कि वो पहाड़ी इलाकों के अंदर होती है, तो वहाँ पर काट देते हैं फसल को और उसके बाद अगली जगह वहाँ पर वनों को काट कर फसल उगाते हैं और फिर अगली जगह वैसा ही करते रहते हैं, तो इसकी वजह से वनोन्मूलन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम व कार्य लिखो। तो स्त्री जनन तंत्र के कोई भी 3 भाग लिख के उनके कार्य लिखने थे। तो इसके अंदर हमारे पास होता है अंडाशय, गर्भाशय और सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो अंडाशय का कार्य क्या हो जाएगा, अंडाणु और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं उनका स्रावन करना, अंडाणु का निर्माण करना। गर्भाशय का हो जाएगा कि आर्तव चक्र के अंदर वो कई सारे चक्रिक परिवर्तन करता है। और सहायक जनन ग्रंथियाँ, इसके अंदर स्तन ग्रंथियाँ आती है जो प्रसव के बाद में दुग्ध निर्माण का काम करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोनों के नाम। तो अपरा के द्वारा एक तो होता है HPL होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एक हो जाता है हमारे पास HCG यानी कि ह्यूमन कार्डियोनिक
गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कार्डियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और इसके अलावा अपरा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनका भी स्रावण होता है, ये भी अपरा से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाओ। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? अपूर्ण प्रभाविता होती है कि भिन्न भिन्न द्विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य में जब संकरण करवाते हैं तो जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर क्या होता है कि ना तो प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है ना अप्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, या तो कोई तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाएगा या दोनों का मिला जुला रूप उत्पन्न होगा। जैसे इसका एक उदाहरण होता है एंटीराइनम, जिसके अंदर क्या होता है ना एंटीराइनम के अगर हम लाल पुष्प और श्वेत पुष्प के मध्य वाले पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं तो ना लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं ना श्वेत पुष्प उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों सहित समझाओ। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये रोग होता है महिलाओं में और इसके अंदर क्या होता है एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। एक X गुणसूत्र की कमी हो जाने के बाद क्या बचता है हमारे, क्या हो जाता है 44 प्लस ये X ये 0, मतलब कि यहाँ पर जो X था उसकी कमी हो गई है। तो अब क्या होता है, तो जिन महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है उनके अंदर बांझपन की समस्या हो जाती है और स्त्रीगत लक्षणों की कमी हो जाती है, मतलब कि प्राथमिक लैंगिक लक्षणों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंडरटाल मानव की दिमागी क्षमता व जीवन शैली के लक्षण। तो नियंडरटाल मानव की दिमागी क्षमता होती है 1400 सीसी। क्या होती है इसके अंदर 1400 सीसी। नियंडरटाल मानव, ये मानव के जैव विकास चरण का एक पार्ट होता है जिसके अंदर मानव की दिमागी क्षमता जब 1400 सीसी होती है तो उसे नियंडरटाल मानव बोलते हैं। और इसकी जीवन शैली क्या होती है, ये अपनी रक्षा के लिए खाल का प्रयोग करता था और ये पूर्ण विकसित तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत विकसित था। और जब इसके मृतक होते थे, मतलब इसके परिवारजन या संबंधी जब मृतक बन जाते थे तब वो उन्हें ज़मीन में गाड़ देता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझाओ। अनुकूली विकिरण क्या होता है, जब एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्रजाति का कोई अनुकूलन है या विकास है वो एक बिंदु से लेकर दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में भी फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनुकूली विकिरण। और इसका उदाहरण है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच का उदाहरण था, वो अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसे हमें समझाना है कैसे था ये। अंत्य प्रजनन को परिभाषित कीजिए और अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किसी एक पशु का नाम लिखिए। तो अंत्य प्रजनन क्या होता है, अंत्य प्रजनन होता है कि एक ही नस्ल के नर और उसी नस्ल की मादा के मध्य जब संकरण करवाया जाता है और इसकी शर्त क्या होती है कि उन दोनों के पूर्व 4 से 6 पीढ़ी के अंदर निकटतम संबंधी होने चाहिए। मतलब कि दोनों के पूर्वज अगर निकटतम संबंधी है 4 से 6 पीढ़ी के अंदर और नर और मादा एक ही नस्ल के हैं और उनके मध्य में संकरण करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, तो अंतर प्रजनन बोलते हैं। और इसके आगे क्वेश्चन दे रखा है अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किसी एक पशु का नाम। तो ये हो जाएगा खच्चर। अंतरजातीय संकरण और अंत्य विशिष्ट संकरण दोनों एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग ए में फसल का नाम और भाग बी में इससे संबंधित रोग प्रतिरोधक किसमें है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना था, तो देखो भाग ए के अंदर फर्स्ट दे रखा है लोबिया। तो लोबिया की प्रतिरोधक किस्म, रोग प्रतिरोधक किस्म कौन सी होती है, लोबिया की होती है इसके अंदर से पुष्पा कोमल। मतलब कि लोबिया का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाले का हो जाएगा 2। और नीचे दे रखा है फूलगोभी, फूलगोभी की होती है पूसा शुभ्रा, मतलब कि 3rd। और लास्ट बचा हुआ है मिर्च, मिर्च की हो जाएगी पूसा सदाबहार, मतलब कि 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए और इसका एक उपयोग बताएं। तो ब्रीवर्स यीस्ट किसे बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट सामान्यतः यीस्ट को बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सेकेलेमाइसीस सेरेबेसी। सेकेलेमाइसीस सेरेबेसी।
और इसका अगर हम उपयोग बात करें तो उसका उपयोग क्या हो जाता है, फलों के रस से एथेनॉल का निर्माण। वैसे इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बेकरी उत्पादों में भी इसका यूज़ होता है, ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, बियर बनाने में भी होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फलों के रस से एथेनॉल के उत्पादन में ब्रीवर्स यीस्ट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम लिखिए और व्यर्थ जल की बीओडी व प्रदूषण क्षमता में क्या संबंध है। तो बीओडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और व्यर्थ जल की बीओडी व प्रदूषण क्षमता में क्या संबंध है। तो संबंध ये होता है इसका कि अगर बीओडी का मान बढ़ता है तो जो प्रदूषण क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, क्षमता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाइए। ये बुक के अंदर दे रखा है, साधारण दंड विलोडक का भी दे रखा है, साधारण विलोडक का भी दे रखा है और दंड विलोडक का भी चित्र दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग संवाहक की किसी एक विशेषता को समझाए। तो क्लोनिंग संवाहक की बहुत सारी विशेषता होती है, उसके अंदर से हम लिख सकते हैं एक विशेषता ये कि इसके अंदर प्रतिकृति का उद्गम स्थल होना चाहिए। तो प्रतिकृति का उद्गम स्थल क्या होता है, ओरी, तो वो इसके अंदर होना चाहिए। वैसे इसके अंदर मार्कर साइट भी होना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों को समझाना था, एक विशेषता, कोई भी एक विशेषता समझा सकते हो आप। अगला सेक्शन आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, अमीबता के रोगजनक का नाम लिखिए। तो जो अमीबता का रोगजनक है तो वो क्या हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और रोग के 2 लक्षण भी लिखने थे हमें। रोग के 2 लक्षण क्या होता है, इससे हो जाती है कब्ज हो जाती है और पेट में दर्द होता है, व मरोड़ उत्पन्न होती है। और संक्रमण के 2 स्रोत क्या हो जाएंगे, संक्रमण का स्रोत होता है इससे मल पदार्थ से दूषित जल, मल पदार्थ से दूषित जल और भोजन और दूषित फल सब्जी, ये सब दूषित होने चाहिए। तो इनसे अमीबता नामक रोग हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण ही ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुतापी जीव किससे कहते हैं और जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण बनाइए। तो तनुतापी जीव किससे कहते हैं, तनुतापी जीव ऐसे जीव जो ताप के कम परास पर जीवित रहते हैं, वो कहलाते तनुतापी जीव, या फिर जिन्हें स्टेनोथर्मल भी बोलते हैं। और जैविक, नेक्स्ट इसका है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण बनाएं। ये वैसे बुक के अंदर आया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही आरेख है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके अंदर एक लाइन तो सीधी है, वो है नियमन की, और एक समानुपाती की लाइन है, वो है संरूपण की, और एक लाइन है उसे मैं अलग से दिखा रही हूँ, वो थोड़ी इस टाइप से है, फिर ऐसे। तो ये हो जाएगा आंशिक, क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से नियमन, आंशिक नियमन। ये जो ग्राफ है या आरेख है वो किनके बीच में है, तो इसके जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर तो हो जाएगा आंतरिक स्तर, कि जीव का आंतरिक स्तर कैसा है, और जो एक्स अक्ष पर है उसके अंदर हो जाएगा बाह्य स्तर, मतलब कि बाह्य वातावरण का स्तर कैसा है, उसके अनुसार ये ग्राफ बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। जलारंभी अनुक्रमण व शुष्कतारंभी अनुक्रमण को समझाइए। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है
कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति होती है, और जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जहाँ पर कभी जीवन था ही नहीं। और अगर बुक की डेफिनेशन की बात करें हम, तो इसके लिए आती है, थोड़ी टिपिकल हो जाती है वो डेफिनेशन, कि किसी क्षेत्र की प्रजाति में हुआ परिवर्तन, प्रजाति में या जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जैव विविधता में कैसे होगा, तो माना कि जहाँ पर कभी जैव विविधता थी ही नहीं, वहाँ पर अनुक्रमण हो रहा है, वहाँ पर नई प्रजाति विकसित हो रही है, तो वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो जाएगा। और अब जलारंभी अनुक्रमण क्या होगा, जो जल निमग्न क्षेत्रों से प्रारंभ हो, जो जल निमग्न क्षेत्रों से प्रारंभ हो। और शुष्कतारंभी जो शुष्कीय क्षेत्रों से प्रारंभ हो, तो ये हो जाएगा शुष्कतारंभी अनुक्रमण। और जो जल निमग्न अनुक्रमण होता है वो जलीय क्षेत्र से समुद्भिद की तरफ जाता है, और जो ये शुष्क क्षेत्र से समुद्भिद की तरफ जाता है शुष्कतारंभी। तो दोनों के दोनों ही जाएंगे समुद्भिद की तरफ। ये जो समुद्भिद होता है उसकी तरफ ये दोनों के दोनों अनुक्रमण जाते हैं, समुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन डी के, जिसके अंदर होता है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि परागण को परिभाषित करो। तो परागण क्या होता है, नर पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर मादा पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर घिरना या आपतित होना परागण कहलाता है। परागण पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है, और ये द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है, अलग अलग इसके प्रकार है। हमें केवल डेफिनेशन पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन क्या होता है, उसे समझाना हमें। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, ये आवर्तबीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, जिसके अंदर त्रिक संलयन और युग्मक संलयन, क्या त्रिक संलयन प्लस युग्मक संलयन, ये दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती है तो इस प्रकार दो बार निषेचन हो जाता है, तो उसे त्रिक संलयन, तो उसे दोहरा निषेचन बोलते हैं। जिसके अंदर युग्मक संलयन होता है वो वास्तविक निषेचन होता है। हमें इस बात को समझाना था। तो हम देखो दोहरा निषेचन क्या होता है, तो उसके अंदर त्रिक संलयन आता है पहले। तो त्रिक संलयन क्या होता है, इसके अंदर परागनली जो नर केंद्रक लाती है दो, उनमें से एक नर केंद्रक और जो कोशिका का द्वितीय केंद्रक होता है, उन दोनों का संलयन होता है, एक भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो भ्रूण पोष की गुणिता हो जाएगी हमारे पास 3, मतलब कि जो ये नर केंद्रक होता है वो n होता है, प्लस जो ये द्वितीय केंद्रक होता है, द्वितीय सलीन केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, ये 2n होता है। तो जो भ्रूण पोष होगा वो 3n हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके अंदर होता है युग्मक संलयन। तो जो दूसरा बचा हुआ नर केंद्रक होता है वो, और जो अंड कोशिका होती है वो, इन दोनों का संलयन होता है, तब 2n गुणिता का हमारे पास एक युग्मनज बनता है, इसीलिए इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं। और त्रिक संलयन और युग्मक संलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचित भ्रूण कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बुक के अंदर है आपके, आप देख लेना। इसका सेकंड पार्ट है पर निषेचन परागण को परिभाषित करो। तो पर निषेचन परागण क्या होता है, यानी कि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं पर परागण, तो पर परागण क्या होता है, एक पादप के पुष्प, मतलब कि जो नर पुष्प है उसके परागकण दूसरे पादप के मादा पुष्प के स्त्री केसर पर आपतित होते हैं या वर्तिका पर आपतित होते हैं, तो उसे बोलते हैं पर निषेचन परागण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर एल्ब्यूमिनस और परिभ्रूण पोषी बीजों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीजों का उदाहरण क्या होता है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं, जिसके अंदर भ्रूण पोष शेष नहीं बचता है, मतलब कि जिनके अंदर भ्रूण पोष से पोषण प्रदान प्राप्त होता है और उसके अंदर शेष भ्रूण पोष नहीं बचता, उसे तो गैर एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे इसका उदाहरण हो गया मूंगफली, ये
गैर एल्ब्यूमिनस का उदाहरण है। इसके अंदर एक ही पूछा और अगर आप इसके अलावा लिखना चाहते हो कुछ तो सेम, मटर, ये गैर एल्ब्यूमिनस के उदाहरण है। और एल्ब्यूमिनस के उदाहरण क्या हो जाएंगे? अरंडी, नारियल आदि। एल्ब्यूमिनस बीजों के अंदर भ्रूणपोष शेष बचता है। और एक नेक्स्ट है परिभ्रूणपोषी बीज। परिभ्रूणपोषी बीज क्या होता है? जिसके अंदर भ्रूणपोष के साथ में बीजांडकाय भी अवशिष्ट रह जाता है, पीछे बच जाता है, तो वो होता है परिभ्रूणपोषी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा चुकंदर और काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिकेसर के लंबवत काट में परागनलिका की वृद्धि को दर्शाने वाला नामांकित चित्र। तो वो दे रखा है बुक में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थानांतरण को परिभाषित करो। तो स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो mRNA होता है उससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। और इस प्रक्रिया को ही स्थानांतरण कहते हैं, इसे अनुवादन भी कहते हैं। और हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को समझाओ। तो स्थानांतरण प्रक्रिया को समझाने के लिए इसके 3 चरण होते हैं, प्रारंभन, दीर्घीकरण और लास्ट चरण होता है समापन। इन तीनों चरणों को समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण का नामांकित चित्र बनाओ। बुक के अंदर दे रखा है, देख लेना आप लोग वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग का नाम। तो बिंदु परिवर्तन से कई रोग होते हैं, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखना, तो हमने लिख दिया सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है, लेक ओपेरोन को समझाओ। तो लेक ओपेरोन क्या होता है? ऐसा ओपेरोन जो लैक्टोज शर्करा का अपचयन करता है। ये इसका क्या करता है? अपचयन। लैक्टोज शर्करा का ये अपचयन करता है, उसे लेक ओपेरोन बोलते हैं। और इसको समझाना था तो हम समझा सकते हैं कि लेक ओपेरोन के अंदर एक तो नियामक जीन होती है, एक नियामक जीन होती है। वो जीन कौन सी होती है? आई जीन। और इसका कार्य क्या होता है? ये दमनकारी प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। और बाकी के जो 3 इसके अंदर होते हैं वो होते हैं संरचनात्मक जीन। और वो 3 जीन कौन कौन सी होती हैं? Z, Y और A। जो Z जीन होती है वो क्या करती है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो एंजाइम है इसका कूटलेखन करती है। और जो Y जीन होती है वो परमीएजेज, इस एंजाइम का कूटलेखन करती है। और A जीन होती है वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम होता है, उसका कूटलेखन करती है। अब देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या होता है? वो लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अपच्छेद करता है। और जो परमीएज होता है वो कोशिका के अंदर गैलेक्टोसाइडेज के पारगम्यता को बढ़ाता है। तो ये सब होते हैं लेकोपेरोन की संरचना। तो हमें इसे समझाना था और अच्छे तरीके से समझाना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकोपेरोन का नामांकित चित्र बनाओ। बुक के अंदर आपके दे रखा है, अच्छे से आप देख लेना। तो हमारा बायोलॉजी का जो आज का पेपर था 1 अप्रैल का, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। आप लोगों ने अब सॉल्यूशन भी देख लिया है। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट लक, गुड लक एंड बाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।